हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। एक्चुअली हम लोग क्लास 10th में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक 3 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो कुछ आइडिया आपको मिल चुका है कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड बातें क्या क्या हो सकती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस को इंट्रोड्यूस करते हुए जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जो लास्ट लेक्चर में हम करते करते छोड़ दिए थे। तो वहाँ जाने से पहले ये इंट्रोड्यूस करना, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस। ज़्यादातर बच्चे आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अब नाम इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ इलेक्ट्रिक करंट से आया है। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक करंट के मदद से कोई चीज़ जब ब्रेक डाउन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन कुछ बच्चे ये समझने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज सिंपली ब्रेक डाउन इनटू आयन। जैसे कि एक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। इसको अगर हम लोग पानी के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपको Na+ एक्वस मिलेगा और Cl- एक्वस मिलेगा। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। ये बता रहा है, ये रिएक्शन ये बता रहा है, ये चेंज ये बता रहा है कि सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट होता है। अब सिर्फ आयंस में डिसोशिएट हो जाना इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये बिना किसी इलेक्ट्रिक करंट से ये चेंज हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसके बाद आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसके बाद आता है? ये चेंज जब हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस तब होगा जब आपके पास ये आयंस होंगे। आ रही बात समझ में? अब ये आयंस अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स में अगर कन्वर्ट होता है बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चेंज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? अब इसको बोल सकते हैं अ केमिकल चेंज, ठीक है। इस केमिकल चेंज में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। तो आप बोल सकते हैं अ केमिकल चेंज इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट, एक नया टर्म आएगा, अ केमिकल चेंज इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसको मैं बता रहा हूँ अभी। एन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेज इनटू इट्स constituent एलिमेंट्स। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। केमिकल चेंज इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय द पैसेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। आ रही बात समझ में? अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन बदलता है और डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन नहीं बदलता है। समझ में आ रही बात? इसको आप फिजिक्स में डिटेल पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है मैं ये बता दूं। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है वो जनरली बैटरी होता है। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से प्रोवाइड करना है? एक बैटरी से, एक्सटर्नल बैटरी आप लिंक करेंगे। उसके बाद जब चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आयंस में टूट सकते हैं। कब? जब उसका आप मॉल्टन स्टेट लें, जब उसको आप फ्यूज़ कर दें, पिघला दें, या फिर उसका आप एक्वस सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स
केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स which can dissociate into ions when they are infused, that is molten, or aqueous solution. या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा या तो फ्यूज स्टेट में होगा। अगर वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि NaCl क्या हो सकता है, आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। इसी तरह से HCl इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH इलेक्ट्रोलाइट है। आ रही बात समझ में? NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, HNO3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जितने सारे एसिड्स और बेसेस हैं आप सबको पता है कि पानी में डालते हैं तो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कोई ज़्यादा डिसोसिएट होता है, कोई कम डिसोसिएट होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। अभी वो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी दो बातें समझ में आई कि इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट होना ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो आयंस में डिसोसिएट होने के लिए कैपेबल हैं। अब जब उसको आप आयंस में डिसोसिएट कर दिए, अब उससे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को पास करके अगर आप उन आयंस को रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का आप। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ऐसा कि H2O है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे आप। और एक कैसा इलेक्ट्रिक करंट होगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात? ये हो गया एक इलेक्ट्रोलाइसिस। आपके पास है क्या, H2O, ये क्या दे रहा है, H2 दे रहा है, O2 दे रहा है। H2 एंड O2 आर द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से NaCl अगर आप ले लिए लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ मॉल्टन NaCl, बहुत ही हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होगा क्योंकि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट और अराउंड 1535 केल्विन है। इससे भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा रिएक्शन, सोडियम सॉलिड बन जाएगा आपका और Cl2 गैस बन जाएगा। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ये एक केमिकल चेंज है। ऑफ कोर्स केमिकल चेंज है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। इसमें उस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बन जाते हैं, जो उसके पास था वो अब अलग अलग हो गया। आयंस में टूटना इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस। आयंस में वो टूटने के लिए कैपेबल है तभी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या देंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बात समझ में आ रही है। अब हम लोग हमें जो इस क्लास में पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। एंड व्हाट इज़ ब्राइन, आप सबको पता है क्या है ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन मैंने बताया था, ब्राइन इज़ नथिंग बट NaCl एक्वस। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड NaCl लेना पड़ेगा। कंसनट्रेटेड का मतलब ज़्यादा अमाउंट में NaCl थोड़ा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत कम। ठीक है, रिलेटिवली हाई अमाउंट में NaCl लेंगे आप। तो NaCl आपने लिया कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड NaCl, ये आपका एक्वस है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्योंकि वाटर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वाटर भी अपने आयंस में डिकम्पोज हो सकता है, तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व वाटर भी होता है। ठीक है, जब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स कुछ इस प्रकार बनते हैं। Cl2 गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा और NaOH बनेगा।
जो आपका डिजोल्व स्टेट में रहेगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, वेरी सिंपल, कि जब कंसनट्रेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास अब कैसे होगा वो हम देखेंगे कैसे पास करते हैं, क्या हमारा सेटअप होगा, लेकिन प्रोडक्ट ये बनेगा। वेरी सिंपल, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कैली प्रोसेस। क्यों क्लोर अल्कैली प्रोसेस कहा जाता है? दिस इज़ योर क्लोरीन एंड दिस इज़ योर वन ऑफ द अल्कैली। तो क्लोरीन और अल्कैली, ये एक अल्कैली हो गया, दिस इज़ योर अल्कैली एंड दिस इज़ क्लोरीन। तो क्लोरीन अल्कैली किसे कहते हैं? ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, एंड NaOH इज ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कैली प्रोसेस। क्लोर अल्कैली प्रोसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द क्लोर अल्कैली प्रोसेस। तो क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन दैट इज NaCl aqueous इज क्लोर अल्कैली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर क्लोरीन एंड वन ऑफ द अल्कैली, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है इसको हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार कैसे करेंगे आप? ये बहुत सिंपल है। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो किसी इलेक्ट्रोलाइट को फ्यूज़ कर दें, मेल्ट करा दें, या फिर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व कर दें। एज यू ऑल नो कि NaCl एक वाटर सॉल्युबल दैट इज़ ये क्या नाम है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होता है। जो ही इसको वाटर में डालेंगे ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पहले आपको बनाना क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो पहला काम क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो तैयार करते हैं हम लोग। हम पूरा का पूरा ओरिजिनल सेटअप नहीं, एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको स्कीम समझ में आ जाए बस। आप देखते जाइए बस, आप भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हम करा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एक सेटअप है। इस सेटअप में ये हमारा पूरा का पूरा एक कंटेनर है, मान लेते हैं। अब कंटेनर किस तरह का अरेंजमेंट होगा? इस कंटेनर के अंदर हमें लेना है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट लेने से पहले हमें एक तरफ दो चैम्बर हमने बनाया। दिस इज़ वन ऑफ द चैम्बर, दिस इज़ अनदर चैम्बर। एक एनोड चैम्बर है, एक कैथोड चैम्बर है। कैथोड बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट 26% NaCl को आप डाल रहे हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद 24% बचता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ बस एक लिक्विड।
यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। जब NaCl आपके पास है तो NaCl किस फॉर्म में होगा, Na+ और Cl- के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। बहुत ही सिंपल। ये 26% और 24% क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन बता रहा है। मतलब 100 आपके पास अगर 100 ml वाटर है उसमें 26 ग्राम NaCl है। यहाँ ये डायरेक्शन आप देखिए, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। ये मतलब कि चेन में रिएक्शन हो रहा है। चेन में मतलब आप इधर से डाल रहे हैं, इधर से वापस भी आ रहा है। फिर 26%, ये कंटिन्यूस प्रोसेस कितने समय तक होता है, मतलब ये इन हो रहा है, ये एग्जिट हो रहा है। ठीक है, उधर वाटर, इस चैम्बर में सिर्फ वाटर है, इधर पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर। आपके पास वाटर है इस चैम्बर में, कैथोड चैम्बर में वाटर और एनोड चैम्बर में सोडियम क्लोराइड एक्वस। वेरी सिंपल, दिस इज योर मेम्ब्रेन, ये आपका मेम्ब्रेन है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये क्या है, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जो आयन को एक्सचेंज होने देता है। अब कैसे आयन्स को एक्सचेंज होने देता है, जब इस मेम्ब्रेन के पास Cl- आयन जाएगा तो ये वापस आ जाएगा, मतलब Cl- आयन को इससे पास होने नहीं देगा। लेकिन जो ही आपके पास Na+ आयन होगा, Na+ आयन को जाने देगा। समझ में आ रही बात, Na+ आयन को जाने देगा। Na+ आयन जो इस पार जाएगा, इस पार से इस पार भी वो आ सकता है। इनिशियली आपके पास Na+ आयन इस चैम्बर में नहीं है, सिर्फ इस चैम्बर में है, एनोड चैम्बर में है। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह से अगर H2O आपके पास है तो H2O ज़्यादातर वापस आ जाएंगे, ज़्यादातर पास नहीं होंगे, बट वेरी लिटिल एक्सटेंट में, कुछ बहुत कम, वेरी फ्यू H2O मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस चैम्बर। एक्चुअली इसको किसके लिए बनाया गया, सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन एक्सचेंज हो सके। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि अगर सोडियम आयन इस पार गया और क्लोराइड आयन भी इस पार चला गया तो फिर सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर जाएगा, तो जो रिएक्शन हमें चाहिए वो रिएक्शन हमारा होगा नहीं। इसीलिए आयन एक्सचेंज चैम्बर लगाना ज़रूरी है। इसीलिए इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन सेल, जिसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन सेल। दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन सेल। समझ में आई बात, इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन सेल। अब आप बैटरी से कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑन कर दिए। अब क्या होगा, ये Cl- के पास एक्सेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एनोड को। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या होता है, आप सबको पता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl- है, ये क्या क्या अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और बना दिया Cl। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या है, ऑक्सीडेशन। दिस इज योर ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, एनोड में हो रहा है। आई बात समझ में, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे Cl आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देगा, Cl2 बना देगा। HCl2 गैस होता है, यानी कि यहाँ पर आपका Cl2 गैस बन जाएगा और ये Cl2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। कहाँ से, यहाँ से। दिस इज योर Cl2 गैस का एग्जिट। ठीक है, तो एनोड के आसपास क्या बनने जा रहा है, क्लोरीन गैस बनने जा रहा है। Na+ आयन इस पर आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब H2O क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया। कब ये रिएक्शन शुरू हुआ, जब स्विच को आप ऑन किए। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। बट करंट किधर से किधर जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही है करंट का डायरेक्शन। आप सबको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन आता है, करंट आता है। तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस करंट की वजह से रिएक्शन शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ यहाँ पर एनोड पे और Cl2 गैस इस एग्जिट से बाहर आ गया। ठीक है, अब H2O इस पार है। ये H2O क्या करेगा, H2O के पास जो ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन H2O गेन करेगा। किस तरह से गेन करेगा आप देख सकते हैं, H2O के दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हम दिखा रहे हैं। ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा 2H2 गैस प्लस OH-। आ रही बात समझ में। एक्चुअली आप इसको बोल सकते हैं कि H2O जो है
ये पहले डिसोशिएट हो गया H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, वेरी लिटिल एक्सटेंट में। फिर जब रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आए तो H2 बन गया, H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और H2 बना लिया। लेकिन रिएक्शन जनरली लिखा ऐसे जाता है कि H2O का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया? इलेक्ट्रॉन का गेनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। तो कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दिस इज योर रिडक्शन। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि OH माइनस आयन बन गया, Na प्लस आयन इस पार आ रहा है, तो Na प्लस भी इस पार होगा। आप कुछ Na प्लस आयन एक्सचेंजर से आ रहा है और इस पार आपका OH माइनस आयन बन रहा है, तो NaOH बन रहा है। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, आपका NaOH एक्वस बाहर निकलेगा। आ रही बात समझ में? इस एग्जिट से NaOH बाहर निकलेगा। यहाँ से आपने वाटर डाला, अब इस वाटर के डिसोसिएशन के बाद रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एज यू पास द इलेक्ट्रिक करंट तो H2 गैस बन गया। ये H2 गैस कहाँ बन रहा है, कैथोड के आसपास बन रहा है, तो ये H2 गैस बनेगा और ये H2 धीरे धीरे इस एग्जिट से बाहर आ जाएगा। ये हो गया H2 गैस, वेरी सिंपल। अब NaOH जो है, ये NaOH भी कैथोड के आसपास ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस पार तो OH नहीं आने जा रहा है, इस पार सिर्फ कौन आ रहा है, Na प्लस। इस मेम्ब्रेन से सिर्फ Na प्लस का एक्सचेंज हो रहा है। तो OH माइनस आयन जो इस चैम्बर में बन रहा है, दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इसका मतलब OH माइनस आयन एनोड चैम्बर में आएगा ही नहीं। इसका मतलब NaOH जो बनने जा रहा है वो कहाँ बनने जा रहा है, कैथोड चैम्बर में। तो आपको प्रोडक्ट मिल गया। क्या क्या मिल गया प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। आपको H2 मिल गया, Cl2 मिल गया एंड NaOH मिल गया। तो यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है एंड दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म। इस सारे रिएक्शंस को अगर हम लोग देखें कि एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, पहले आप इसको लिख लें, जल्दी से लिखें इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, समझ में आ रही होगी बात कि क्या हो रहा है। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने एक चैम्बर लगा दिया, चैम्बर अलग अलग बना दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मेम्ब्रेन है, दैट इज आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एंड दैट इज अलाउइंग ओनली Na प्लस आयन टू पास थ्रू इट, बट नॉट अलाउइंग Cl माइनस और OH माइनस टू पास थ्रू दिस, बट अलाउइंग ऑन लिटिल एक्सटेंट what H2O molecules to pass through it। H2O molecules को इससे वो अलाउ कर रहा है बहुत ही कम एक्सटेंट में, लेकिन ये बेसिकली बनाया किसके लिए गया है, सोडियम आयन के लिए बनाया गया है। और इसीलिए सोडियम आयन कैथोड चैम्बर में पास जा रहा है और OH माइनस के साथ इंटरेक्ट हो रहा है एंड फाइनली आपको NaOH बन रहा है। और H2O के रिडक्शन से क्या मिल रहा है, आपको H2 गैस मिल रहा है। तो आपको Cl2 गैस मिल गया, H2 गैस मिल गया एंड NaOH मिल गया। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaOH एंड दिस इज योर सेटअप। ठीक है, ये आपका एक सेटअप हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें कितने तरह के रिएक्शन हुए, ऑक्सीडेशन हुए और रिडक्शन हुए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस ओवरऑल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आप जानते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपके पास एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एट एनोड क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। तो आप क्या लिखे कि अगर आप दिखाएं 2Cl माइनस, 2Cl माइनस दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl2 गैस बना दे, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, एट कैथोड, कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन इज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है, रिडक्शन है। यहाँ पर H2O पार्टिसिपेट कर रहा है, H2O के दो मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बना रहा है H2 गैस एंड OH माइनस एक्वस। क्लियर। अब ये Na प्लस एक तरफ बना है आपके पास, क्योंकि आपके पास NaCl है। NaCl एक्वस एक्चुअली क्या है, Na प्लस एक्वस है और Cl माइनस एक्वस है।
और आप मेम्ब्रेन से Na+ पास होगा, OH- से इंटरेक्ट करेगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आपके पास NaCl है जो आपका एक्वस है, एंड it is interacting with water which is liquid, and the products are NaOH, aqueous, H2 gas and Cl2 gas, and this process is called chloralkali process। अब इसमें सब इतना, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इसमें NaOH भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Cl2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इनके यूजेस अगर बताऊँ, H2 का यूजेस क्या होगा, यूजेस ऑफ H2, यूजेस ऑफ Cl2 एंड यूजेस ऑफ NaOH। लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके हम सबका यूज़ देखते हैं। बिफोर राइटिंग द यूजेज ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स, हम लोग NaCl का यूजेस पहले जान लें। NaCl का यूज़ क्या है? NaCl का यूज़ आप खाने में करते हैं, सबसे पहली बात। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है NaCl का, और NaCl का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। क्या? NaOH के प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, क्लोरीन के प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रही बात? तो फूड प्रिजर्वेटिव हो गया, प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स, उसके अलावे इसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं। बाकी हम लोग अब NaOH, H2 और Cl2 का यूजेस देखते हैं। अगर आपके पास NCERT होगी तो उसमें यूजेस लिखा हुआ होगा कि क्या यूजेस है। NaOH का यूज़ देखते हैं हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले यूजेस ऑफ NaOH। अच्छा, हम ऐसे बोल देता हूँ NaOH एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डीग्रीजिंग सब्सटेंस की तरह। ये ग्रीजिंग एक्चुअली क्या करता है, जब आप किसी सब्सटेंस को ग्रीस लगाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए NaOH का अप्लाई किया जाता है। फिर NaOH को बाकी एलिमेंट्स के साथ मिला के, और बहुत सारे ब्लीचिंग मैकेनिज़्म होते हैं, तो वो ब्लीचिंग में उसका इस्तेमाल हो गया। फिर NaOH का इस्तेमाल किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास के प्रिपरेशन में, ग्लास बनाने के लिए भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग क्लोरीन का यूज़ देखें, यूजेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है कि वाटर डिसइंफेक्टेंट है, ये जर्म्स को किल करता है। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए। आपको पता है क्लोरीन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्लोरीन का टैबलेट्स होता है, इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है, ये तो बता दिया मैंने। इसी तरह से क्लोरीन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल, ये एक एक्सेलेंट फ्यूल है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये हाईली कंबस्टेबल है, ये गुड फ्यूल है, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट्स वगैरह में। इसके अलावे हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्लीनिंग एजेंट है। क्लीनिंग का मतलब साफ़ सफाई में इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपके घर में फ़िनाइल है, फ़िनाइल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो गया हमारे लिए। तो इसके लिए हाइड्रोजन भी हमें इसी प्रोसेस से मिलता है, क्लोरअल्कली प्रोसेस से, और क्लोरीन भी क्लोरअल्कली प्रोसेस से मिलता है। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। तो NCERT अगर आपके पास है तो आप ये सारे यूजेस वन बाय वन लिख सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं आगे क्या बताने जा रहा हूँ कि NaOH को Cl2 के साथ किस तरह से रिएक्ट किया जाए। यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बन गए, NaOH बन गए, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन गए, एक प्रोडक्ट बन गया NaOH, एक प्रोडक्ट बन गया Cl2, एक प्रोडक्ट बन गया H2। तो H2 और Cl2 को मिला के H2 प्लस Cl2 को मिला के अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाएंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो ये बन जाएगा HCl गैस। अब इस HCl गैस को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। इसको जो ही हम लोग HCl गैस को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, आपको बन जाएगा HCl एक्वस। यही हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी सिंपल। अब NaOH को Cl2 के साथ अगर रिएक्ट कराएं
तो क्या होगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो NaOH Cl2 के साथ जब रिएक्ट करता है, इसमें दो तरीके हैं, ठीक है। NaOH रिएक्ट्स विद Cl2 इन 2 वेज। आप बोल सकते हैं दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 वेज। अब ये वेज किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के कंडीशन को बदल के ये रिएक्शन को हम लोग बदल सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करा सकते हैं चीज़ों को। तो लेट्स सी हाउ रिएक्शन अकर्स। पहला कंडीशन होगा कि रिएक्शन कोल्ड कंडीशन में होगा, यानी कि लो टेम्परेचर में होगा। देखते हैं हम लोग वन बाय वन। NaOH पहला कंडीशन है, डाइल्यूट NaOH आप लेंगे, ठीक है, जो कोल्ड होगा, तो आप बोल सकते हैं ये रिएक्शन कोल्ड है, प्लस Cl2। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा NaOCl, ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनने जा रहा है, इसमें NaCl भी बन रहा है और H2O भी बन रहा है, ठीक है। अब ये NaOCl क्या है, दिस इज़ योर सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट। यहाँ पर आपका 2 आयन दिखेगा, एक है Na प्लस आयन और एक है OCl माइनस आयन। दिस इज़ योर हाइपोक्लोराइट, ठीक है, यही है हाइपोक्लोराइट, OCl माइनस। हाइपोक्लोराइट आयन बनता है, क्यों हाइपोक्लोराइट आयन क्यों बन रहा है इस कंडीशन में, जब आप डाइल्यूट ले रहे हैं और कोल्ड NaOH ले रहे हैं, ये हम देखेंगे क्यों बन रहा है। दूसरा रिएक्शन आपके पास है कंसंट्रेटेड NaOH, और ये हॉट रिएक्शन है, यानी कि इसको आप गर्म कर देंगे और इसको Cl2 के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनने जा रहा है NaOCl3। NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O। लेट मी चेक द प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आप इसको बैलेंस कर लेंगे। NaClO3 इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोरेट। आपको पता है Cl2 माइनस क्या होता है, सोडियम क्लोरेट हो गया ये, तो हो गया ये सोडियम क्लोरेट। यहाँ पर आपके 2 आयन्स हैं, Na प्लस है और Cl2 माइनस है, ठीक है। दिस इज़ योर क्लोरेट, दिस इज़ क्लोरेट, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, सिर्फ कंडीशन बदलने की वजह से, एक जगह डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो, कोल्ड और हॉट, एक जगह बन रहा है OCl माइनस, एक जगह बन रहा है Cl2 माइनस। पता ये चल रहा है कि OCl माइनस जो स्टेबल है वो लो टेम्परेचर में स्टेबल है और Cl2 माइनस स्टेबल है हाई टेम्परेचर में, यानी कि जो ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं आपका क्या बन जाएगा, Cl2 माइनस बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं हाइपोक्लोराइट आयन इज़ ओनली स्टेबल एट लो टेम्परेचर, मतलब जो लो टेम्परेचर में स्टेबल होता है उसको हम लोग स्टेबल नहीं कहते हैं, तो वो अनस्टेबल है। इसीलिए जो ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो Cl माइनस कन्वर्ट किस में हो जाता है, Cl2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हो गए। अब रिएक्शन को हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन जो है Cl माइनस नहीं, यहाँ पर Cl प्लस बन रहा है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पर हमेशा -2 चार्ज होता है जनरली, तो इस -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके पास सोडियम +1 होगा और क्लोरीन भी +1 होगा। तो आप देख सकते हैं +1 चार्ज आने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया,
इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर Na+ बन रहा है और Cl- बन रहा है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है, और गेन करने का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। यहाँ पर भी Cl2 का कुछ वही खेल है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन यहाँ आ रहा है और ऑक्सीजन हमेशा -2, और -2 के 3 आइटम, मतलब यहाँ पर कितना है आपका -6 है। अब इस -6 को बैलेंस करने के लिए सोडियम +1 ही होता है हमेशा, तो क्लोरीन का +5 होना पड़ेगा। ये अब ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल है, इसको मैं एक लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को क्या बोलते हैं, आप ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। फिर आप दूसरा जब NaCl बन रहा है, दिस इज रिडक्शन। क्यों रिडक्शन, क्योंकि Cl- बन रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये भी सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिडक्शन भी रिड्यूस भी हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। समझ में आ रही बात। तो रिएक्शन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, अ रेडॉक्स रिएक्शन, अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम substance is getting oxidized as well as reduced। ठीक है, सेम सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस्ड भी हो तो हम लोग उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन। वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गई बात कि अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। अब आपको पता है कि आप ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जानते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl होल ट्वाइस। यहाँ पर भी क्लोरेट पर क्लोराइट आयन है, दिस इज योर पर क्लोराइट आयन, तो हाइपोक्लोराइट एक्चुअली पर क्लोराइट, दिस इज योर हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन ब्लीचिंग पाउडर में होता है, इसका मतलब यहाँ से आप ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस रिएक्शन में आपको हाइपोक्लोराइट आयन मिल रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिएजेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जब ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि NaOH का इस्तेमाल ब्लीचिंग में कैसे होता है। तो NaOH को डाइल्यूट लेंगे, कोल्ड कंडीशन में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बन जाएगा, एंड दिस हाइपोक्लोराइट आयन इज कैपेबल ऑफ ब्लीचिंग। ठीक है, अब दो बातें, दो तरह के आयन समझ में आए हमको, एक आया ClO3-, एक आया OCl-। दोनों में फ़र्क क्या है, one of them exists at low temperature and one of them exists at high temperature। ऐसा आयन जो हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है उसको लो टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये सिर्फ लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, ये लो और हाई दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये अनस्टेबल आयन है, विच ओनली एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर, ओनली एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एन अनस्टेबल आयन। क्लियर, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कुछ स्पेशल रिएक्शंस, और हमने यूजर भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Yeah.